हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताया था। उसमें से एक प्रश्न हमने दिया था दो मूल एसिटिलीन को लेकर। तो उसमें विजय गुप्ता जी का कमेंट रहा कि सर समीकरण जो था संतुलित नहीं था। तो हमने उसमें बताया था कि जो चीज़ें हमको ज़रूरत हैं यानी जिसको बैलेंस करना वो बैलेंस होना चाहिए, बाकी नहीं है तो काम चल जाएगा। फिर भी आप चाहते हैं कि समीकरण को संतुलित करके ही लगाएं, तभी भी लगाएं उतना ही आंसर आएगा। तो मैंने उसको फिर प्रश्न को लिया और फिर मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। और विजय जी अगर देख रहे हैं तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। हमने जो बताया था वो सही बताया था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। आप बैलेंस करिए, उन्हीं को करिए जिसको हमें ज़रूरत है। अगर आप मानते हैं कि बैलेंस अन्य चीज़ों करना नहीं कर पा रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। जो जरूरत है उसको बैलेंस कर लीजिए, बाकी को कोई बात मतलब नहीं। लेकिन अगर चाहते हैं कि पूरा बैलेंस करें तभी भी आंसर वही आएगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको कि 2 मोल एसिटिलीन को वायु के आधिक्य में जलाने पर कितना मोल जो है CO2 प्राप्त होगा। तो एसिटिलीन का सूत्र हमने कहा था C2H2 हो गया। अब इसको हमने वायु की उपस्थिति में जलाया था, तो इस तरीके से क्रिया कराया तो यहाँ से बना था CO2 बना था और प्लस बना था जल बना था। ये इतना हमने कहा था। इसको बैलेंस करना है। इधर देख रहे हैं आपका कितना है, कार्बन कितना है, दो, इधर कितना, एक, दो से गुणा करेंगे तो 2 कार्बन हो गया, 2 दूना 4, ऑक्सीजन और एक हो गया 5। इधर देख रहे हैं इधर कितना है, इधर केवल 2 है। अगर हम इसमें कह दें कि 5/2 से गुणा कर दें, 5/2 से गुणा करें तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 5 ऑक्सीजन होगा। इस तरीके से हल करेंगे तो बैलेंस ये हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर 1 मोल, ठीक है, 1 मोल जो आपका क्या है, यहाँ कितना मोल है इसका, 1 मोल आपका हो गया क्या, आपका हो गया एसिटिलीन हो गया, बराबर ऑक्सीजन कितना गया, 5/2 मोल हो गया। और इसका CO2 देख रहे हैं कितना है, CO2 को देख रहे हैं, CO2 आपका 2 मोल CO2 हो गया। यानी 1 मोल से CO2 कितना बना, 2 मोल बना। यानी 1 मोल एसिटिलीन से 2 मोल हमारा CO2 बना। तो कहा है कि 2 मोल एसिटिलीन से 2 मोल से गुणा करेंगे तो एसिटिलीन CO2 कितना होगा, 4 बनेगा। अगर इस तरह से नहीं हल करना चाहते हैं तो आप जो है इसको और आसान तरीका कर लीजिए। क्या करना है, ये देख रहे हैं आपका बटा 2 है, इसको गुणा करेंगे इधर तो कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा 2 और H2 हो जाएगा प्लस ये बटा है, इसका गुणा हो गया, फिर इसका हो जाएगा 5O2 रिएक्ट हो जाएगा, 2 नीचे 2 को गुणा इसका करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4CO2 और प्लस 2 को गुणा इसमें करेंगे तो 2H2O। यानी ये भी एक क्या है, संतुलित समीकरण ही हो गया। अब देखिए 5 × 10 ऑक्सीजन 10 हो गया, 4 × 8 और 2 से गुणा ऑक्सीजन 10 हो गया, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन और 2 से 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 कार्बन और 4 कार्बन, बैलेंस हो गया। यहाँ से भी देखेंगे तो देख रहे हैं 2 मोल क्या है, 2 मोल एसिटिलीन से कितना, 5 मोल क्या है ऑक्सीजन और यहाँ पर 4 मोल का गया CO2 प्राप्त हो गया। तो आप देख क्या रहे हैं, आपसे क्वेश्चन क्या कहा कि 2 मोल एसिटिलीन से वायु की आधिक्य में या वायु की उपस्थिति में जलाने पर कितना मोल हमारा CO2 बनेगा। तो 2 मोल देख रहे हैं, 2 मोल एसिटिलीन से 4 मोल CO2 बना कि नहीं बना। इस तरीके से हल करेंगे तभी भी हल होगा। और जो हमने पिछला वीडियो में बताया था वो भी आपका सही तरीका था, ठीक है। हमने कहा था जो जरूरत है उसको बैलेंस करिए, जो नहीं जरूरत है उसको छोड़ दीजिए। उस तरह से करेंगे गलत नहीं होगा। इस तरह के सवाल में ऐसे ही किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें बैलेंस नहीं दिखाना, हमें उससे मतलब है जो हमें चाहिए। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो जो भी बनाया जाए, जो भी देख रहे हैं उसको अच्छे तरीके से समझिए और देखिए, ठीक है, उसमें जरूर हम बताते हैं, ऐसा नहीं कि हम बात करते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, जो हम बता रहे थे आपकी सांद्रता की इकाई को नापने के लिए उसके सिस्टम में हमने बताया था, मोलरता बताया था, मोलरता बताया था। उसी क्रम में और भी है चीज़ें, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने लिया है दूसरा जो है अंश प्रति मिलियन, क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। उसी को पार्ट मतलब अंश का प्रति, यानी पर मतलब प्रति मिलियन, तो पार्ट्स पर मिलियन को कहते हैं अंश प्रति मिलियन। ये क्या होता है, यह विलेय के अंशों की वह मात्रा होती है। विलेय की क्या होती है, अंशों की वह मात्रा होती है जो बिलियन के 1 मिलियन, कितना होता है, 1 मिलियन को हम कहते हैं। कौन सा सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है। और इंडियन सिस्टम में क्या लिखते हैं, 1 मिलियन को 10 लाख लिखते हैं। तो यह विलेय के अंशों की वह मात्रा है जो बिलियन के 10 लाख चाहे 1 मिलियन अंशों में का घुली रहती है। उसी को हम बोलते हैं क्या, पीपीएम कहते हैं। पूछा जाता है तो पीपीएम बराबर होता है विलेय का भाग, ठीक, ग्राम में और बटे बिलियन का भाग ग्राम में, गुणे 10/6। यही 10/6 क्या है, यही है आपका 10 लाख ग्राम। अब इस 10 लाख में क्या होता है, जो विलेय की मात्रा उसमें घुली होती है वही क्या होता है, पीपीएम कहलाता है। कहने का मतलब आपको ऐसे बिलियन लेना है,
इस बिलियन का कितना कितना बिलियन होना चाहिए, 10 लाख। अब उस 10 लाख में जो आपका जितना अंश क्या घुला हुआ, जितनी मात्रा विलय हुआ है वही पीपीएम कहलाता है। वही हमने लिखा, यह विलय के अंश की वह मात्रा, कौन, पीपीएम जो है यह विलय की वह अंश की मात्रा है, अंशों की मात्रा है जो बिलियन में, जो बिलियन के 1 मिलियन माने 10 लाख भाग में घुला होता है। तो बिलियन के 10 लाख भाग में जितना विलय की मात्रा घुली होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपका क्या है 10 लाख क्या है लीटर पानी है, उसमें 100 ग्राम अगर आपका चीनी घुला हुआ है तो उसकी क्या कहलाएगी, वही पीपीएम कहलाएगी। 10 लाख भाग में जितना विलय मिलेगा वो क्या कहलाएगा, सांद्रता कौन सा होगा, पीपीएम की सांद्रता होगी। ये आपका पार्ट पर मिलियन होगा। तो ऐसा करते आपके समझ में आ गया होगा। अगला है नॉर्मलता, इंपॉर्टेंट यहाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेकेंड ईयर में पढ़ना है तो नॉर्मलता वहाँ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा जिक्र है। और उससे इस बार जो 2020 में जो परीक्षा हुआ बोर्ड परीक्षा में वहाँ प्रश्न आया था, ठीक है, इसी से तो आप यहीं से क्लियर कर लीजिए। तो नॉर्मलता क्या होता है, तो किसी निश्चित ताप पर क्या होता है, बिलियन के 1 लीटर में, बिलियन का 1 लीटर में, 1 लीटर बिलियन है, 1 लीटर बिलियन में क्या घुलित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यही ध्यान देना क्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इसके पीछे जो हम बता रहे थे उसके बाद मोलों की संख्या बताते हैं। और ग्राम तुल्यांक जो है हमने पीछे वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। ग्राम तुल्यांक एक संख्या होती है, ठीक है, तुल्यांकों की संख्या। और हमने कहा जब उसमें ग्राम शब्द आता था तो ग्राम तुल्यांक कहते हैं जिसका मात्रक होता है जबकि संख्या का मात्रक नहीं होता है। तो जब तुल्यांक कहते हैं तो तुल्यांक क्या होता है, एक संख्या मात्रक नहीं, लेकिन ग्राम तुल्यांक है तो ग्राम सी का मात्रक होती है। तो नॉर्मलता के बारे में मैंने बताया कि किसी क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर बिलियन के 1 लीटर बिलियन में क्या होता है, घुलित विलय के ग्राम तुल्यांकों, क्या होता है, ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या हो उस ताप पर बिलियन क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर बिलियन है, उसमें विलय के क्या होता है, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो खुली होती है उसी को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। किसी यंत्र पर प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। फार्मूला याद रखेंगे, नॉर्मलता बराबर n बराबर होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अब बटे बिलियन का आयतन क्या लीटर में, क्योंकि 1 लीटर में क्या होता है, जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या खुली होती है वही से क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। ऐसा करते समझ में आया होगा। ये तो आपको 100% याद रखना, इसी को सवाल पूछा था, यही सवाल, यही है आपका जो सवाल दिया हुआ था बोर्ड परीक्षा में। मोलारता तथा नॉर्मलता में संबंध, उसी पर आपका क्वेश्चन आ गया था। तो आपका याद रखना डायरेक्ट फार्मूला कि मोलारता गुणे का तो विलय का अणुभार, क्योंकि मोलारता में विलय का अणुभार, ठीक है, मोलारता गुणे विलय का अणुभार बराबर नॉर्मलता गुणे का आता विलय का तुल्यांकी भार, क्योंकि नॉर्मलता किससे संबंधित है, तुल्यांकी भार से है, और मोलारता देख रहे हैं विलय के अणुभार से संबंधित है। तो मोलारता का गुणा करेंगे किससे, विलय के अणुभार से, और नॉर्मलता गुणा करेंगे विलय का तुल्यांकी भार। तो अब यहाँ से क्या करता है, 3 चीज दे देगा, एक चीज नहीं देगा, पूछ लेगा। अगर मोलारता दे देगा, ठीक है, विलय का अणुभार दे देगा, और तुल्यांकी भार नॉर्मलता पूछ लेगा, नॉर्मलता दे देगा, अणुभार दे देगा, मोलारता दे देगा, तो कभी तुल्यांकी की संख्या विलय की तुल्यांकी भार पूछ लेगा। इस तरीके से ये संबंध आपको याद होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और पूछा गया 2 नंबर के प्रश्न आया था, बच्चे कर नहीं पा रहे थे, सोच रहे कहाँ फार्मूला है। ये फार्मूला हमने बताया था कि मोलारता और नॉर्मलता के बीच संबंध होता है, ये याद रखना जरूरी है, काम देता है आपके लिए। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। मोल प्रभाज, उसी का दूसरा नाम मोल भिन्न, उसी का तीसरा नाम का मोल अंश। ये कहीं नाम है, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, ये भी सेकेंड ईयर में ही है और आपका फर्स्ट ईयर में, इसलिए मैं यही कवर कर दे रहा हूँ। तो इसका नाम कभी कभी दे देता अलग, जैसे मोल अंश तरह से रहिएगा। तो ये क्या है, आपको बुक में मिलेगा मोल प्रभाज, ठीक है। तो आप तीनों नाम जानिए, मोल प्रभाज, मोल भिन्न और मोल अंश, तीनों एक ही नाम है। ये होता क्या है, 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाव, 1 बिलियन में किसी, ठीक है, घटक विशेष का मोल प्रभाव उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन उपस्थित सभी घटकों के मोलों की कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मोल प्रभाव क्या गया, विलय की मोलों की संख्या बटे बिलियन की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या। नहीं समझ में आया, कहने का मतलब यह है कि हमने एक बिलियन बनाया है, इस बिलियन में 2 घटक है, ए घटक है और क्या है, बी है। मानते ये विलय है, ठीक है, विलय है, और ये क्या है, विलायक है, क्या है, विलायक। दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा, बिलियन हो गया, बिलियन। तो आप जानते हैं कि जो बिलियन का 2 घटक होता है, और भी चीजें मिला सकते हैं इसमें। तो हमने कहा कि बिलियन में
जो घटक है वही हमने लिखा कि 1 बिलियन में किसी, ठीक है, किसी घटक विशेष का, किसी विशेष कोई भी आपको स्पेशल घटक हो उसका आपका मोल प्रभाव निकालना है, तो उस घटक का क्या मोलों की संख्या और बिलियन की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाव या मोल भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब अगर हमारा एक मानते हैं घटक ए है और एक घटक क्या है, बी है, तो हम एक घटक के निकालेंगे मोलों की संख्या ए, ठीक है, घटक की, ठीक है, मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या अक्सर यन से लिखते हैं, मोलों की संख्या से लिखते हैं, यन से लिखते हैं, तो मोलों की संख्या, ठीक है। अब इसका जो है निकालना है क्या, मोल प्रभाव को हमेशा यक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यक्स लिखते हैं, तो यक्स बराबर हो जाएगा क्या, यन ए का मतलब होगा, यन ए का मतलब हो जाएगा कि ए के मोलों की संख्या, अब बट्टी क्या आ जाता है, बिलियन की मोलों की संख्या, तो बिलियन में क्या क्या है, ए है, बी और बी है, तो इसको लिख सकते हैं यन ए लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यन बी हो जाएगा, ठीक है, यन बी, तो यहाँ पर लिखेंगे यन ए प्लस हो जाएगा यन बी हो जाएगा। अगर हमको निकालना है बी घटक के मोल प्रभाव, क्या निकालना, बी घटक का मोल प्रभाव, क्या निकालना, मोल प्रभाव निकालना है, तो क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे इसकी घटक यानी जो विशेष घटक का निकालना उसका मोलों की संख्या, तो यन बी हो जाएगा, अब बट्टे बिलियन का हो जाएगा, तो यन ए प्लस का आ जाएगा, यन ए प्लस हो जाएगा यन बी, ये आपका हो जाएगा किसका, बी घटक के मोल प्रभाव। तो मोल प्रभाव या मोल भिन्न क्या है कि बिलियन में किसी घटक विशेष के मोल प्रभाव होता है उस घटक के मोलों की संख्या और बटे का आता है बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम मोल प्रभाव या मोल भिन्न कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं, हम सिंपल है, मोल प्रभाव इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल भी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिएगा यहाँ मान सकते हैं, माना एक बिलियन में, ठीक है, एक बिलियन में ए तथा बी घटक है, ए तथा बी घटक हैं, ए घटक के मोलों की संख्या, क्या मोलों की संख्या यानी तथा बी घटक के मोलों की संख्या क्या है, यन बी है। तब लिखेंगे, तब एक घटक के, ठीक है, मोल प्रभाव, एक घटक का मोल प्रभाव बराबर क्या हो जाएगा, यक्स से बराबर हो जाएगा यन ए प्लस क्या हो जाएगा, यन ए प्लस यन बी, क्यों, क्योंकि इसका पहले घटक का और बटे बिलियन के कुल घटक। इसी प्रकार का लिखेंगे बी घटक के मोल प्रभाव बराबर हो जाएगा यन बी बटे हो जाएगा यन ए प्लस यन बी। इसको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर कहेंगे 2, 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या मिलने वाला है, तो देख रहे हैं कि यन ए प्लस बटे यन ए प्लस हो जाएगा यन बी और प्लस यहाँ पर यन बी बटे यन ए प्लस हो जाएगा यन बी। दोनों का हर देख रहे हैं बराबर, तो अंश छूट जाएगा, तो यन ए प्लस का आ जाएगा यन बी हो जाएगा, बटे का आ जाएगा यन ए प्लस हो जाएगा यन बी। अब दोनों का दिया कितना का 1, यानी जो मोल प्रभाव जा रहा है वो क्या, मोल प्रभाव किसका, यानी ए घटक और बी घटक के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स ए था, ये वाला यक्स ए था और एक क्या था यक्स बी, यानी ए घटक का मोल प्रभाव और बी घटक का मोल प्रभाव, और हमने जोड़ा था तो यक्स ए प्लस क्या जाएगा यक्स बी बराबर इतना हुआ, यानी यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर हो जाएगा 1। ये फार्मूला को याद रखना है। कहने का मतलब ये है कि पहले घटक और दूसरे घटक के मोलों के, ठीक है, मोल प्रभाव का योग कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो कभी कभी प्रश्न में देता क्या है, कह देगा कि एक ऐसा बिलियन है जिसमें एक घटक का मोलों की संख्या दे देगा कितना, कुछ 2.1 कुछ भी कर सकता, 0.21 कर देगा, और पूछेगा दूसरे घटक का मोल क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ए का वैल्यू दिया है, बी पूछ रहा है, तो बी घटक क्या करेंगे, 1 माइनस क्या करेंगे, यक्स ए से घटा देंगे। इस तरीके से आपका दूसरा घटक का क्या मोल प्रभाव निकल जाएगा। तो आपको ध्यान देना क्या कि जब भी किसी बिलियन में दोनों घटकों का अगर निकालते मोल प्रभाव तो हमेशा कितना होता है, 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता था। कभी भी सवाल लगाइएगा तो उसका आंसर देखिएगा 1 से कम ही रहेगा। अगर किसी एक घटक का निकालेंगे तो हमेशा 1 से क्या रहेगा, कम होगा, क्योंकि 1 में से घटा रहे हैं।
तो हमेशा 1 से कम आता, दशमलव में आता, भिन्न में आता, ठीक है। तो ये ध्यान देना, कभी भी 2 नहीं हो सकता, 1 से अधिक नहीं हो सकता, तो ये ध्यान देना है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। जहाँ भी दिक्कत हो, जहाँ भी नो समझ में, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर क्लियर नहीं हुआ, आपको अगले वीडियो में जरूर बताया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो जब भी पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नई पहली बार आप आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगला वीडियो आएगा। धन्यवाद।